जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए अनसॉल्व के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 40 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व के हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप लोगों ने जो अच्छी तरीके से मेहनत कर ली है, आप लोगों को सब कुछ मालूम है सामाजिक विज्ञान में, तो बहुत ही अच्छी बात, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और नहीं मालूम तो आप लोग इतने ये क्वेश्चन जरूर 40 क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर इसमें से सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ यहाँ पर रोम में, कि यहाँ पर इटली में, कि ब्रिटेन में, कि अमेरिका में। बिना चीटिंग किए हुए बताना कि आपके आंसर इसमें से कितने सही हो रहे हैं, 40 में से कितने आपके सही होंगे। ये 40 जरूर ही क्वेश्चन तैयार करके जाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, तो ये देखो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। उसके बाद में अगला है यहाँ पर करो या मरो जो का नारा किसका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का, कि भगत सिंह का, कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, की महात्मा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, करो या मरो का नारा किसका था, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है और बहुत ही सरल भी है, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसका नारा था, ये सुभाष चंद्र बोस का था। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। 1882 ईस्वी में, कि 1884 ईस्वी में, कि 1885 ईस्वी में, कि 1886 ईस्वी में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला यहाँ पर महामंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो महामंदी है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ, यहाँ पर किस वर्ष से हुआ, 1919 में, कि 1929 ईस्वी में, कि 1924 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1934 ईस्वी में। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथे का भी यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, यहाँ पर 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था, तो सी वाला इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। गैरीवाल्डी की, बिस्मार्क की, काबूर के, मेजिनी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो यहाँ पर बिस्मार्क की थी। किसकी थी, बिस्मार्क की थी। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाँचवें का बी वाला इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। ये भी बहुत सरल है, महात्मा गांधी को, कि जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को। तो देखिए इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भारत में कहकर पुकारा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। जो भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। तो पहला यहाँ पर केंद्र सरकार को, कि राज्य सरकार को, कि प्रांतीय सरकार को, कि यहाँ पर स्थानीय सरकार को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सातवें का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, केंद्र सरकार को कहते हैं। किसको कहते हैं, केंद्र सरकार को कहते हैं। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, तो केंद्र सरकार को कहते हैं। तो यहाँ पर अगला है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई। जो भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई, 1980 ईस्वी में, कि 1990 ईस्वी में, कि 1993 ईस्वी में, कि यहाँ पर 2004 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आठवें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो सी वाला हो जाएगा, 1993 ईस्वी में हुई। जो भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई, तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। और बिना चीटिंग किए हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, वीडियो के लास्ट में बताना। अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो ये उसके बाद में 9वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है, धर्म को का कोई स्थान नहीं होता है कि यहाँ पर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास की केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता की सभी धर्मों को मान्यता। क्या बता रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी धर्मों को समान समझना, क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में कहा जाता है कि सभी धर्मों को समान समझना। तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, किस पे करता है, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में, कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में, कि इनमें से कोई नहीं। नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। तो 10वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला होगा, कि पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है अजैवीय संसाधन है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अजैवीय संसाधन कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चट्टानें होंगी कि पशु होंगी कि पौधे होंगे कि मछलियाँ होंगी। देखो आप लोग जैसे तैयारी कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो ऐसे भी आप लोगों की बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे बहुत सारे। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से देख लेना। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। पक्का कह रहे हो कि 80% आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो अजैवीय संसाधन कौन है, तो यहाँ पर चट्टानें होंगी, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो देखो अजैविक का मतलब होता है इसमें कोई यहाँ पर प्राण नहीं होते, इसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन जो पशु मछलियाँ पौधे ये सारी क्या होते हैं, ये जैवीय संसाधन में आते हैं। पौधे पशु मछलियाँ ये जैवीय संसाधन में आते हैं। जो अजैवीय संसाधन केवल चट्टानें ही हैं। तो यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की, यहाँ पर लैटराइट मिट्टी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, काली मिट्टी होगी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो यहाँ पर काली मिट्टी होगी। तो अगला है यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। जो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, सिडेराइट है कि हेमेटाइट है कि यहाँ मैग्नेटाइट है कि यहाँ पर लिमोनाइट है। सर्वोत्तम किस्म का बता रहा है। तो यहाँ पर 13वें का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ये सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी क्वालिटी का यही लौह अयस्क है। बाकी ये सभी क्या हैं, ये लोहे की ही क्या है, अयस्क माने जाते हैं। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट भी। लेकिन इसका सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर 13वें का हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। कौन सा धात्विक खनिज है, तांबा होगा कि अभ्रक होगा कि पोटास होगा कि संगमरमर होगा। तो 14वें का यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तांबा जो है ये क्या है, धात्विक खनिज है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी है। मुंबई तथा नागपुर की मुंबई तथा कोलक की, यहाँ पर सिलचर, और पोरबंदर की नागपुर, और यहाँ पर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बता रहा था कि पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। जो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं उनको मुंबई तथा नागपुर होगा कि मुंबई तथा कोलकाता होगा कि सिलचर और पोरबंदर होगा कि नागपुर तथा हैदराबाद होगा। तो यहाँ पर 15वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर है। ये क्या है, दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी यहाँ पर
सन यहाँ पर 1853 ईस्वी में कि सन 1857 ईस्वी में कि यहाँ पर 1863 में कि यहाँ पर 1872 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यहाँ पर 16वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। उसके बाद में एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है वो कहलाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, विश्व व्यापार संगठन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये सभी। ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17वें का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, व्यापार की बात की गई है तो इसमें क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन होगा, क्योंकि देखो इसमें व्यापार की बात की गई तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे स्वास्थ्य की बात की जाती तो यहाँ पर हो जाता ए वाला, लेकिन इसमें व्यापार की बात की गई तो यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? डाकघर की, बहुराष्ट्रीय निगम की, वायु परिवहन की, यहाँ पर इंटरनेट। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। इंटरनेट के द्वारा बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तत्काल ही, तो इंटरनेट के द्वारा भेजी जा सकती है। और जो वीडियो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग होगा, कृषि होगा कि व्यवसाय होगा कि इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि ही है, तो यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, कौन सा है? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटने के लिए किया गया है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ताओं के क्या है? विवादों को निपटारे के लिए किया गया है। जिला पंच, राज्य मंच की, यहाँ पर राष्ट्रीय मंच की, ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर 20वें का हो जाएगा, डी वाला ये सभी होगा। जो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ताओं विवादों के निपटारे के लिए किया गया है तो यहाँ पर ये सभी होगा। राज्य मंच भी होगा, जिला मंच भी होगा, राष्ट्रीय मंच भी होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 20 क्वेश्चन हो गए, फिर यहाँ पर से शुरू होता है फिर से, और ये आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। 40 क्वेश्चन आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? सहायक रहा? पुनर्जागरण की, फ्रांसीसी क्रांति की, धर्म सुधार आंदोलन की, ये सभी। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये सभी होंगे। जो राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? तो पुनर्जागरण भी रहा, फ्रांसीसी क्रांति भी रही, धर्म सुधार आंदोलन भी रहे, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? देखो इसमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। देखो ये ऑप्शन होगा कि यहाँ पर यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। तो देखो ये सभी हो जाएंगे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि इसलिए दिया था कि जो नमक का प्रयोग सभी अमीर भी करते हैं और गरीब भी करते हैं, और यह भोजन का अभिन्न अंग भी माना जाता है, और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। दूसरे का यहाँ पर राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर भारत में विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गिरमिटिया कहलाते हैं, कि पूर्णकालिक श्रमिक कहलाते हैं, कि यहाँ पर सफेदिया कहलाते हैं, कि एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते हैं? भारत में जो विदेशों को जाते हैं अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर? तो क्या कहलाते हैं? ये गिरमिटियाँ कहलाते हैं। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरमिटिया कहलाते हैं। जो भारत में जाते हैं, जो भारत से विदेशी जो यहाँ पर श्रमिक जाते हैं, उनको क्या कहलाता है? गिरमिटिया कहलाता है। देखो कैसा अजीब नाम है ये। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जो रॉलेट एक्ट था ये कब पारित हुआ? 1917 ईस्वी में, कि 1919 ईस्वी में, कि 1921 ईस्वी में, कि 1924 में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है,
फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये भी बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर 1788 में हुआ कि 1789 में हुआ कि यहाँ पर 1719 में हुआ कि यहाँ पर कि 1787 में हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सरल है, आपने पढ़ाई करी होगी तो पक्की बात ये क्वेश्चन का आंसर जरूर ही आप लोग बता दोगे। तो यहाँ पर पाँचवें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? 1980 में, यहाँ पर 1819 में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा सरल है, आप लोग जो पढ़ाई करते होंगे ये भी आप लोग बता देंगे। 1914 10 ईस्वी में कि 1900 यहाँ पर 11 ईस्वी में कि 1914 ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में? मैंने इसका पहले ही आंसर बता दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? जो बेल्जियम है ये किस महाद्वीप में है? यूरोप में है कि उत्तरी अमेरिका में, कि एशिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में है? तो जो बेल्जियम है ये किस देश मतलब किस महाद्वीप में है? तो सातवें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, यूरोप में। जो बेल्जियम है ये यूरोप में है। उसके बाद में अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को क्या किया गया? समावेश है। जो भारतीय राष्ट्र संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 होगा कि 22 होगा कि यहाँ पर 24 होगा कि 26 होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8वें का, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। कितनी है यहाँ पर? 22 हैं। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 22 भाषाओं का समावेश है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला क्या कहलाता है? व्यक्ति कहलाता है। नारीवादी, जातिवादी की सांप्रदायिक की यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर 9वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, नारीवादी कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कानून के क्या है दायरे में के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया की मनमानी प्रक्रिया की यहाँ पर अपारदर्शी प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, पारदर्शी प्रक्रिया इसको कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट होगा कि कॉफ़ी होगा कि रबर होगा कि यहाँ पर जौ होंगे? इसमें आपको रेशेदार फसल बताना है। तो बहुत ज़्यादा सरल ये सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जूट होगा, जो जूट है ये क्या है? रेशेदार फसल है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? देखो, लौह के लिए कि कोयला के लिए, तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए? जो झरिया है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह, जो पत्तन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, देश में पूर्वी तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह की, विशाखापट्टनम बंदरगाह की, यहाँ पर मुंबई की कांडला? तो 13वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, विशाखापट्टनम क्या है? ये पूर्वी देश के पूर्वी तट पर स्थित है। ये बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है ये देश के पूर्वी तटी पर स्थित है। उसके बाद में, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिनाब की कृष्णा, महानदी की सतलज? तो यहाँ पर 14वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, चिनाब नदी पर ये सलाल बांध स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो अनसॉल्व के हैं, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक होगा कि लौह होगा कि कोयला होगा कि नमक होगा? आपको बताना है धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरल है, एक इसी तरह से अभी क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, लौह अयस्क होगा। उसके बाद में, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? ये बहुत ज़्यादा सरल है। असम में होगा कि उड़ीसा में होगा कि पश्चिम बंगाल की मध्य प्रदेश? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। 16वें का राइट आंसर और इस पार्ट सेकंड का 16वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताना कि कौन सा होगा। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जरूर बताना, जो पढ़ते होंगे तो इसका राइट आंसर जरूर बता देंगे।
उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, यहाँ पर 24 नवंबर को कि 24 सितंबर को? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये एक मतलब यहाँ पर मनाया जाता है, यहाँ पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय क्या है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, जो वैश्वीकरण है इसमें सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं कौन? ग्रामीण मजदूर की, शहरी शिक्षित व्यक्ति की, धनी वर्ग के उपभोक्ता की, ये सभी। तो वैश्वीकरण से जो सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं वो कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, धनी वर्ग के उपभोक्ता। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक की, द्वितीयक क्षेत्रक की, तृतीयक क्षेत्रक की, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19वें का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक को कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, पूंजी होगा कि लाभ होगा कि यहाँ पर कर होगा कि सेवाएं होगा? तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा, पूंजी होगा। जो उत्पादन का साधन कौन सा होगा? पूंजी होगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो अच्छी तरीके से ये 40 क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसके बाद में इसका PDF नोट वहाँ से प्राप्त कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग जरूर ही तैयार करके